नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, पूरे देश में चुनावी मौसम शुरू हो गया है। यानी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। यानी पूरे देश में इस समय राजनीतिक जो माहौल है वो बन गया है और सब छोटे बड़े दल, सब छोटे बड़े गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अगर चुनावों की बात की जाए तो राज्यों से लेकर देश भर में दो बड़े गठबंधन सामने दिखाई देते हैं, एक एनडीए और एक इंडिया अलायंस। यानी एक बीजेपी के नेतृत्व में और एक कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया में इन्हीं दो गठबंधनों की ज्यादा चर्चा है। हरियाणा में अगर देख लें तो बीएसपी और इनेलो का भी गठबंधन है, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है, जो सामने आ रहा है, वो ये है कि दो ध्रुव बने हुए हैं, राजनीतिक ध्रुव, जिनके बीच में टक्कर होनी है। यानी एक एनडीए अलायंस और एक इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस एनडीए अलायंस को सरकार से हटाना चाहता है और एनडीए अलायंस जो है वो इंडिया अलायंस को अभी इंतजार करवाना चाहता है। लेकिन इस बीच जो तीसरा अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी तीसरा राजनीतिक ध्रुव, वो नजर आ रहा है बीएसपी के नेतृत्व में। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 27 तारीख को एक बड़ी बैठक की। उसके बाद उन्होंने लेटर जारी किया। लेटर में कुछ पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक पॉइंट था जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और जो दल कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन करेगा उसके साथ भी वो गठबंधन नहीं करेंगी। यानी चाहे बीएसपी की तरफ से ना माना जाए कि वो तीसरा ध्रुव, तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, लेकिन बीएसपी सही मायने में तीसरा मोर्चा तैयार करने में जुटी हुई है। यानी जो दल बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं वो दल बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को साफ तौर पर मिल रहा है, जिसमें इनेलो ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। 57 सीटों पर 53 सीटों पर इनेलो लड़ेगा और 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तीसरा मोर्चा बन रहा है, ये उन दो मोर्चों से कितनी फाइट ले पाएगा, कितनी लड़ाई ले पाएगा। जम्मू कश्मीर में भी खबर निकलकर सामने आई कि उमर अब्दुल्ला चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला ये चाहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती मिलकर साथ चुनाव लड़े, लेकिन उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। अब बीएसपी सुप्रीमो ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बीएसपी का किसी से गठबंधन नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में अभी जो है वो इनेलो के साथ गठबंधन में बीएसपी चुनाव लड़ रही है और राज्यों की भी तस्वीर साफ नहीं है। आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीएसपी जो अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, यानी चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो अकेले जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही हो, ये जो तीसरा राजनीति का ध्रुव है, ये बीजेपी के अलायंस यानी एनडीए अलायंस और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को कितनी टक्कर दे पाएगा। देखिए, पहली बात तो मीडिया की कर ले। मीडिया में दो ध्रुवों में टक्कर दिखाई जा रही है, यानी इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में टक्कर दिखाई जा रही है। वही बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है वो भी मजबूती से लड़ रहा था, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और जो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी है उसने भी गठबंधन कर लिया। बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद भी उसी वोट बैंक पर राजनीति करते हैं जिस वोट बैंक पर बीएसपी की राजनीति है। यानी जो वोट बैंक बीएसपी का है उसी वोट बैंक में चंद्रशेखर आजाद भी जो है चुनाव लड़के सेंधमारी करेंगे ही करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बीएसपी कितना सफल होगी। देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि एक तो मीडिया में उतना स्पेस नहीं दिया जाता है बीएसपी को जितना देना चाहिए, और उसके पीछे बड़ा कारण भी है। बड़ा कारण ये है कि मीडिया वही दिखाता है जो मीडिया में उम्मीद होती है कि ये चीज बहुत देखी जाएगी। जैसे इस समय दिखाया जाता है कि एनडीए और इंडिया अलायंस में टक्कर है, यानी एक तरफ एनडीए अलायंस को वोट करने वाले सोचते हैं कि एनडीए अलायंस सत्ता में बना रहे,
तो इंडिया अलायंस को वोट करने वाले वो हर खबर देखना चाहते हैं कि बस एनडीए किसी तरह से हार जाए। अब वहीं बीएसपी की भी अपनी व्यूअरशिप है, लेकिन मीडिया में इसलिए भी बीएसपी की खबरें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं जाती हैं क्योंकि ना बीएसपी का प्रवक्ता किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि डिबेट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, प्रवक्ताओं को जाना। बीजेपी का भी प्रवक्ता जाता है, सपा का भी प्रवक्ता जाता है, कांग्रेस का भी प्रवक्ता जाता है, अन्य छोटे दलों के भी प्रवक्ता जो है वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन बीएसपी का कोई प्रवक्ता नहीं जाता है। इसलिए भी जो चीज जो बाइट होती है, जो कह सकते हैं कि प्रवक्ताओं के बयान होते हैं, वो भी मीडिया को नहीं मिल पाते, इसलिए मीडिया में खबरें बीएसपी की उतनी ज्यादा नहीं रहती है। वही खबर जो है मिल पाती है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या कोई बयान देती है, यहां तक कि जब ट्वीट करती है तो वो भी मीडिया में जो है खास तौर से दिखाया जाता है। लेकिन आकाश आनंद भी बहुत कम जो है वो मीडिया से जो है मुखातिब होते हैं। जब वो जनसभा करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तभी मीडिया को जो है चीजें मिल पाती हैं। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव की शुरुआत में जब आए थे तो मीडिया की सुर्खियां बन गए थे क्योंकि मीडिया लगातार उनसे इंटरव्यू कर रही थी, लेकिन अब जो आकाश आनंद है वो ज्यादा मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि मीडिया उसी को दिखाता है जहां पे मीडिया को लगता है कि भाई ये चीज जो है हम दिखाएंगे तो खूब देखी जाएगी। इसलिए बीएसपी को अपने प्रवक्ताओं को तैयार तो करना पड़ेगा मीडिया डिबेट्स पे भेजने के लिए, क्योंकि समय की मांग जो है उस हिसाब से चला जाता है। मानिए एक्सप्रेसवे, अब उदाहरण के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने शासनकाल में यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया था, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे। अब सोचिए उस एक्सप्रेसवे पर मर्सिडीज भी दौड़ सकती है, बीएमडब्ल्यू दौड़ सकती है। अब उस एक्सप्रेसवे पर अगर आप तांगा या बग्गी चलाएंगे तो जाहिर सी बात है तांगा बग्गी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी, स्पीड पकड़ेगी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां। तो आज के समय में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी ही गाड़ी बनना है, यानी कांग्रेस को आप देख लीजिए एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स का मतलब कोई हाथ पैर चलाने वाली पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि लगातार जो है बयान जारी होते हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लगातार दूसरे दलों के आरोपों का खंडन किया जाता है। बीजेपी के भी प्रवक्ता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे गौरव भाटिया हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे अन्य जो है वो उनके प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता और जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो मीडिया बड़ी प्रमुखता से दिखाता भी है, लेकिन मीडिया को चाहिए बयान, राजनीतिक बयान, जिससे वो अपने जो है, यानी जो रिपोर्टर है बीएसपी की बीट देखता है तो इंतजार करता होगा भाई बीएसपी की तरफ से कोई खबर निकल के आए। तो अब के दौर में प्रवक्ता रखना बेहद जरूरी है। देखिए बीएसपी के समर्थक जो है वो चाहते हैं कि बीएसपी की हर खबर उन तक पहुंचे। खबर तभी पहुंच सकती है जब खबरें पार्टी से निकलकर सामने आए, वरना तो एक खबर आपने देखी थी कि जो फर्जी खबर निकली थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती संन्यास ले लेंगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और यहां तक कि खंडन करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही बयान जारी करना पड़ा। तो ये सब चीजें हैं कि अगर बीएसपी के प्रवक्ता लगातार मीडिया डिबेट्स में आए, लगातार मीडिया को जो है बयान दे, तो ये सब चीजें, ये सब नैरेटिव सेट ही नहीं किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को नुकसान क्या हुआ, क्योंकि नैरेटिव सेट कर दिया गया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, उसको भी काटने के लिए बीएसपी सुप्रीमो को ही बयान देने पड़े, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीएसपी को हुआ। दोस्तों अगर कुछ जो लोग मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है कुछ नहीं है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ा नुकसान बीएसपी को पहुंचाने वाले हैं। देखिए मैं लगातार युवाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो अब का वोटर है वो बड़ी संख्या में युवा है, करोड़ों नए वोटर तैयार है, वो युवा है। उन्होंने शायद वो संघर्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ना देखा हो, मानवर काशीराम का ना देखा हो, लेकिन वो इस समय चंद्रशेखर आजाद को देख रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की ओर प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अब आकाश आनंद को भी जमीन पर उतरना पड़ेगा, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उनके पास, उनके घर जाना पड़ेगा, उनके गांव जाना पड़ेगा, मोहल्लों में जाना पड़ेगा, सड़कों पे जाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति बिना सड़क और गली की धूल फांके, गांव की पगडंडियों के बिना घूमे हो ही नहीं सकती है। ये कटु सत्य है। और चंद्रशेखर आजाद का आज मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने आज तक के रिपोर्टर से बात करते हुए ये बात भी कही कि भाई अब लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं,
मैं संभालूं। तो भले ही बीएसपी का अपना अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपने नगीना सीट पर भी देखा होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद 1.5 लाख के वोटों के अंतर से जीत दर्ज करते हैं। बीएसपी जहां पे उनका सांसद पहले था, वहां बीएसपी की जमानत जब्त हो जाती है। डुमरियागंज में जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहता है और बीएसपी वाला उससे भी पीछे रहता है। ऐसा क्यों है? देखिए, सच से आंखें फेरी नहीं जा सकती। आंख बंद करने पे यह नहीं कहा जा सकता कि दुनिया अंधी है। दुनिया अंधी नहीं है, हमको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। अब पूरा एक दिखाते हैं कि बसपा की जो ढलान थी 2007 से 12 206 सीटों के साथ बहुमत की सरकार चलाई। 2012 के चुनाव की अगर बात कर लें, उस समय 2007 में 30.43 यानी 30.5% के लगभग वोट मिला था, 206 सीटें मिली थी। 2012 में वोट गिरा और 25.95% हो गया, यानी लगभग जो है 5% वोट गिरा, 80 सीटें मिली थी। 2017 के चुनाव में और वोट गिरा, यानी 22.23% हो गया, यानी 22.25% हो गया, 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं 2022 की अगर बात कर लें तो 2022 में बीएसपी एक सीट पर जो है वो सिमट कर रह गई विधानसभा में। 2024 के चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव में जहां 10 सीटें थी, वहां 2024 के चुनाव में 0 सीटें हो गई। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या बीएसपी इस ढलान से वापस आ पाएगी, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब एक्टिव हुई हैं, लेकिन उनके एक्टिव होने के साथ साथ कुछ चीजें बीएसपी को करनी पड़ेंगी, वरना आपको भविष्य में नुकसान तय मानिए। अब इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे आईटी सेल, बीएसपी का आईटी सेल आज के राजनीतिक दलों के मुकाबले 0 है। वही आकाश आनंद को मिलना ही होगा लोगों से। बीएसपी को अपनी विंग्स तैयार करनी होगी, चाहे वो यूथ विंग हो, चाहे छात्र विंग हो, सबकी है। देखिए, कांग्रेस की एनएसयूआई है, बीजेपी की एबीवीपी है, सपा की अपनी छात्र सभा है, युवजन सभा है और तमाम तरह की विंग्स है। तो बीएसपी को भी तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, समय के साथ जो नहीं चलता है, समय उसको पीछे छोड़ देता है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। वही न्यूज चैनल में अपने प्रवक्ता भेजने पड़ेंगे। उनके प्रवक्ता इसलिए जरूरी है बीएसपी के, जो दूसरे के आरोपों का खंडन भी कर सके और अपनी पार्टी की बात मजबूती के साथ रख सके, झूठे नैरेटिव्स को डिफेंड कर सके, उनको तोड़ सके। क्योंकि बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने खुद ही कहा कि भाई, संविधान वाले मामले पे कांग्रेस सपा वाले वोट ले गए, क्योंकि कांग्रेस सपा वाले गांव में पहुंचे, उन्होंने लोगों से बताया कि भाई संविधान बदल दिया जाएगा, हमको वोट दो। तो लोगों ने, जो हम बीएसपी को वोट देते थे, उन्होंने कांग्रेस सपा को इसलिए वोट दे दिया। ये विश्वनाथ पाल ने खुद ही कहा। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई, बीएसपी के कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंच पाए, पदाधिकारी क्यों नहीं पहुंच पाए, लोगों को क्यों नहीं समझा पाए, क्योंकि उनकी बात मीडिया में भी नहीं जा पा रही थी। और जाति कैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अलावा भी जो प्रवक्ता है वो भी अपनी बात पहुंचाने का काम करे। वहीं लगातार जनसभाएं करनी होंगी। जिस तरह से आंदोलन सड़कों पर 21 अगस्त को जो है लोग उतरे, बीएसपी के झंडे लहराए गए, उसी तरह से जो सभाएं हैं, जो आंदोलन है, वो बीएसपी को करने पड़ेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार करने पड़ेंगे, जिसमें आकाश आनंद, देखिए बीएसपी सुप्रीमो के बाद सबसे बड़ा चेहरा आकाश आनंद है, तो आकाश आनंद को अब लीड लेनी होगी। अब परिपक्व और अपरिपक्व की कोई बात नहीं, एक बार दंगल में उतर गए तो फिर कुश्ती लड़नी है। ये बात बीएसपी के नेताओं को, आकाश आनंद को, सबको समझनी होगी। देखिए, बीएसपी के ही तैयार किए हुए जो नेता हैं, अब बड़े नाम आपको बताते हैं, आप भी सोचेंगे कि वही नेता दूसरी पार्टियों में जाकर आज उन पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से निकाले गए थे, फिर ओबीसी का बड़ा चेहरा था, फिर जो है वो बीजेपी में गए, बीजेपी में कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद सपा में गए, सपा में भी जो है एमएलसी रहे, फिर अब अपना दल उन्होंने बना लिया है, तो अभी हाशिए पर उनकी राजनीति है। वहीं अगर बात कर लें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी तैयार किए हुए बीएसपी के, अब इस समय वो कांग्रेस में है। वहीं लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, दो बड़े नाम है जो बीएसपी से निकाले के बाद में जो है सपा में इस समय अच्छे पदों पर हैं, बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का। तो जब बीएसपी के तैयार किए हुए नेता दूसरे दलों को मजबूती दे रहे हैं, तो एक बात तो है कि बीएसपी में नेता तैयार करने की क्षमता है,
लेकिन अपनी बात रखने के लिए मीडिया में अपनी बात रखने के लिए प्रवक्ताओं का होना बहुत जरूरी। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर बीएसपी समय के साथ बदलाव नहीं करती, समय के साथ नहीं चलती है, तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आकाश आनंद को सामने आकर गांव गांव लोगों के घरों में जाना पड़ेगा, सड़कों पर गलियों में उतरना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़के साबित कर दिया कि वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंद्रशेखर आजाद बीएसपी को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आकाश आनंद सड़कों पर नहीं उतरे, गलियों में नहीं उतरे, गांव की पगडंडियों पर नहीं चले, लोगों के घरों में जाके नहीं मिले। ये कड़वा सच है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो ध्रुव हैं, यानी एनडीए और इंडिया अलायंस। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को तीसरा ध्रुव तैयार करना है, तो अन्य जो छोटे दल हैं, जो अन्य दल हैं, चाहे वो इनेलो चाहे और कहीं भी दल हो, उनको यह लगना चाहिए कि भाई बीएसपी अब कांग्रेस और बीजेपी को पटखनी दे सकती है, क्योंकि भारत में बीएसपी एक लौता ऐसा दल है जिसके पास अपना इतना बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं भी सत्ता को अलट पलट सकती है। लेकिन अब बदलाव लाना होगा सत्ता हासिल करने के लिए, तो बीएसपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको उन दलों को दिखाना होगा जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं है, कि ये तीसरा मोर्चा 2 मोर्चों को पटखनी देने की मादा रखता है। और तभी दिखा सकते हैं जब आप मीडिया में दिखेंगे, जब आज के समय के हिसाब से चलेंगे। नहीं तो जो समय के हिसाब से नहीं चला, तो समय उसको पीछे छोड़ देता है। एक्सप्रेसवे पर टांगा बग्गी साइकिल नहीं चलती है, बल्कि एक्सप्रेसवे पर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां अपना दबदबा बनाती हैं, और बीएसपी को भी आज वही बनने की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जाहिर सी बात है बीएसपी समर्थकों को कुछ बातें मेरी अच्छी भले ही ना लगे, लेकिन कहते हैं कि सच कड़वा होता है, और सच मानकर जो काम करता है वही आगे तरक्की करता है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।